हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, जैसे कि मैंने आपको चैनल पे ही शेयर किया था कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेमेस्टर से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है सबसे पहला टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो इससे हम अपना जो है आने वाली वीडियोस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपको जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, एडवांटेजेस क्या हैं और कुछ एक्सपेंसेस हमारे अपोर्शन कैसे किए जाते हैं, डिवाइड कैसे किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग, और अगर कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होती है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है कि कई बार कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको हमने 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया ताकि जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं उनकी परफॉर्मेंस भी चेक होती रहे। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हम जो सेंट्रल लेवल पे डील नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसके बाद उस रिज़ल्ट को हम कंबाइन कर लेते हैं तो उसे हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं, राइट। तो हर एक डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड बनाया जाएगा और उसे कंबाइन किया जाएगा। कई बार ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो इकट्ठा भी बना सकते हैं और कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो उसे हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया है वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एक सिस्टम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जहाँ पे सब सेपरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, डिवीजन के या सेगमेंट के। सेगमेंट का मतलब भी एक तरह से डिवीजन में जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं तो एक सेगमेंट मतलब ग्रुप हो जाता है। जैसे एक डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इज़ इवेल्युएटेड, हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि अगर हमने 4 डिपार्टमेंट बना रखे हैं तो ABCD, तो इनमें से बेस्ट परफॉर्म कौन कर रहा है, राइट। और इससे क्या है कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, हम एंड में उनका सभी डिपार्टमेंट्स का रिजल्ट कंबाइन करके हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब देखो, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जब हम मेंटेन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट तो है वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट। जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, अलग अलग बुक्स बनाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में अलग बुक्स बनाई जाती हैं जिसे बोलते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, तो उस सिचुएशन में कैसे रिकॉर्ड मेंटेन होगा। सेकंड है वेयर अकाउंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आर केप्ट टुगेदर इन कॉलमनरी बुक। एक तो होता है कि फर्स्ट हमने हर एक, जैसे 4 डिपार्टमेंट हैं तो चारों डिपार्टमेंट अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, राइट। एक होता है कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड एक ही जगह पे मेंटेन हो रहा है, बुक्स एक ही जगह पे बन रही हैं, लेकिन उसमें हमने अलग अलग कॉलम बना दिए हैं। जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें ABCD 4 कॉलम बना दिए अलग अलग डिपार्टमेंट के, लेकिन बुक एक ही बन रही है। तो 2 तरीके से हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। पहला तो है कि जब हम वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट, जब हम अलग अलग बुक मेंटेन करते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाई जाती हैं, तो उस सिचुएशन में दिस मैथड इज़ यूजफुल व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो हम सेपरेट बुक्स बनाएंगे। नेक्स्ट इज ईच डिपार्टमेंट ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट। अब अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो हर एक डिपार्टमेंट को एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, और रिजल्ट्स जो है एंड में सभी सारे डिपार्टमेंट के हम कंबाइन कर लेंगे। सबसे पहले ABCD अपना अपने बुक्स बनाएंगे, एंड में उनके रिजल्ट को कंबाइन करके हम बोल देंगे कि ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा प्रॉफिट है। नेक्स्ट है सेकंड साइड पे मैंने लिखा है कि हम क्या करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही बुक में मेंशन किया जाता है। तो उसमें क्या है कि सेंट्रल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सारा कुछ मेंटेन करता है, सारी बुक्स को मेंटेन करता है। ग्रॉस प्रॉफिट हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखें तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हो, राइट, तो आप इधर जैसे आपने इधर भी डिपार्टमेंट्स बना दिए, मान लो 2 डिपार्टमेंट्स हैं तो दोनों का रिकॉर्ड आप ऐसे मेंटेन कर रहे हो, तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों डिपार्टमेंट का आपको पता चल जाएगा, और कंबाइंड रिजल्ट का एक कॉलम कंबाइंड का भी आप बना लेते हो। तो एक ये मेथड होता है। नेक्स्ट है, अब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास, जैसे कई बार क्या होता है कि हम
हमारे कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उनमें हमने रेंट भी दिया है किसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई बिल्डिंग का, कोई लाइट का खर्चा दिया है, कोई पावर का दिया है। इसी तरीके से हमारे पास डेप्रिसिएशन या ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो हमने रेंट दिया 1 लाख का, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उनको ABCD 4 डिपार्टमेंट में कैसे डिवाइड करोगे। तो उसके लिए कुछ बेसिस होते हैं कि जिसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर किसी भी बिल्डिंग के हो सकते हैं, तो वो है फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग। ऐसे लाइटनिंग का जो खर्चा है वो हम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितने हैं हर एक डिपार्टमेंट में, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। पावर को हम कितने आर वर्क हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। कैरेज है, कैरेज यहाँ पे देखो, कैरेज आउटवर्ड लिया है, डिस्काउंट अलाउड लिया है, बैड डेट, सेल्समैन कमीशन और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। जो खर्चे सेल से रिलेटेड होते हैं उनको हम सेल एट ईच डिपार्टमेंट की रेशियो निकाल के उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस रिपेयर को हम एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। कैंटीन और अदर लैब वेलफेयर एक्सपेंसेस को हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड, ESI हैं, जो उसके अकॉर्डिंग हम सैलरी या ईच हर डिपार्टमेंट कितनी सैलरी देता है या एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही जनरल मैनेजर की सैलरी है, उसको टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट, उस अब मैनेजर ने हर एक डिपार्टमेंट में कितना कितना टाइम लगाया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। देखो यहाँ पे आउटवर्ड था तो उसको हमने सेल्स वाइज डिवाइड कर लिया। इनवर्ड होता है जिसको हम परचेज वाइज डिवाइड करते हैं। इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होता है कि जब हमने प्रोडक्शन की उस टाइम रॉ मटेरियल मंगवाया तो वो उस टाइम पे खर्चा हुआ तो उसे हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। और आउटवर्ड होता है कि जब हमने कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाया तो उस टाइम जो हमारा खर्चा आया तो कैरेज आउटवर्ड, तो वो सेल से रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा। ये परचेज से रिलेटेड है तो परचेज रेशियो में डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, आपको बेसिकली क्वेश्चन यही आएगा कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है और खर्चे को आप कैसे, जिसे हम बोलते हैं कि जो हमारे कोई किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस है तो उसे हम कैसे अलोकेट किया जाता है उसको, ये आप बता दोगे। उसके बाद है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। अब कई बार क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसफ़र करता है तो उसे हम कैसे शो करेंगे। अगर वो कॉस्ट पे ट्रांसफ़र कर रहा है और अगर वो सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर वो पर्सन कॉस्ट पे ट्रांसफ़र कर रहा है, मान लो एक्स डिपार्टमेंट और एक वाई है, एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को 2,50,000 के कोई गुड्स हैं वो उसने उसे दिए, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखो, अगर आप बिल्कुल ऐसे भूल जाओ कि एक्स और वाई डिपार्टमेंट अलग अलग है, आप ऐसे सोचो कि एक्स ने कोई गुड्स सेल किए हैं, राइट। तो सेल की एंट्री हम क्या डालेंगे, एक्स के यहाँ इस साइड डालते हैं ना, बाय सेल लिख के, तो हमने बाय सेल लिख के डाल ली। ऐसे ही वाई के लिए ये क्या चीज़ है, बाई के लिए परचेज़ है, तो उसके लिए हम परचेज़ को इधर लिखते हैं, टू परचेज़ लिख के हम इधर डाल लें, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हमने सेल किया किसको है, वाई ने, वाई को किया है ना, तो यहाँ पे वाई लिख लेना। और यहाँ पे जो है परचेज़ वाई ने किससे किया है, एक्स से किया, तो एक्स लिख लेना। इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपने सिर्फ ये देखना है कि परचेज़ हुई है, सेल हुई है, उसके हिसाब से आपने एंट्रीज डाल दी। तो जो कॉस्ट थी उसी पे हमने एंट्री डाल दी। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कोई आपका क्लोजिंग स्टॉक, कोई मतलब अनरिलीज प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं होता है इस सिचुएशन में, क्योंकि कॉस्ट पे ही हमने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। नेक्स्ट है सिचुएशन कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई ट्रांसफ़र करता है लेकिन वो सेलिंग प्राइस पे करता है। तो देखो, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है और उसका कॉस्ट प्राइस अलग है लेकिन वो उसे मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू चार्ज करता है दूसरे डिपार्टमेंट से, तो उस सिचुएशन में क्या है कि जब वाई डिपार्टमेंट ने उसे कोई चीज़ खरीद ली है तो उसका जो जब तक वो चीज़ सेल नहीं हो जाती उसका क्लोजिंग जो स्टॉक रहेगा वो एक तरह से ज़्यादा वैल्यू पे शो करेगा, तो उसको हम बोलते हैं अनरिलीज्ड प्रॉफिट हो जाता है उसमें। तो उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट या उसके लिए हमने सेपरेट जो है प्रोविज़न बनानी पड़ती है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होते हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे यही बताया है कि ट्रांसफरी को मतलब प्रॉफिट वैल्यू पे ट्रांसफ़र करता है, जो भी चीज़ है मार्केट वैल्यू पे करता है। तो उस सिचुएशन में जो रिसीविंग डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा शो होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने उसको किसी पर्सन को ज़्यादा वैल्यू पे कोई चीज़ सेल की, अगर तो वो आगे कस्टमर को बेच देता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर वो अपने पास क्लोजिंग स्टॉक उसका रहता है, सेल नहीं होता, तो उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एक तरह से अनरिलीज्ड वैल्यू शो करेगा, मतलब कुछ प्रॉफिट शो करेगा, उसमें रियल वैल्यू नहीं शो करेगा। तो उसे इस सिचुएशन में हमारे पास वो मतलब उसका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में किया। नेक्स्ट हमने किया कि कौन कौन से बेसिस होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हमने किया कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र क्या होता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब अगर आप डिपार्टमेंट अकाउंटिंग करते हो तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। आप बजट कंट्रोल कर सकते हो, आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि ए डिपार्टमेंट का बी डिपार्टमेंट या सी डिपार्टमेंट में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छी प्लानिंग या कंट्रोलिंग कर सकते हो, मैनेजर्स का कमीशन डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखो, अगर आप ग्रुप्स बना देते हो ना, अगर आप वैसे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में डील करो, अगर उसको अलग अलग सेपरेट 7-8 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो आपको उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना ज़्यादा इजी हो जाता है, राइट। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में भी हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा हम स्टॉक टर्नओवर रेशो निकाल सकते हैं, हम रिवॉर्ड देने के लिए ये बेनिफिशियल है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, अकाउंटेबिलिटी हर डिपार्टमेंट की फिक्स हो जाती है कि हमने इतना काम करके देना है। रिसोर्सेज अलोकेट हो जाते हैं और आपकी रिसोर्सेज का बेटर यूज़ होता है। और इसके अलावा आप अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की है तो आपको इसका फ़ायदा ये होता है। लास्ट में एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, वो है अनरिलीज्ड प्रॉफिट। तो जो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे ए डिपार्टमेंट ने, जैसे कोई भी ए डिपार्टमेंट है उसने बी डिपार्टमेंट को कोई गुड्स ट्रांसफ़र की हैं और उस पर्सन ने मार्केट वैल्यू पे की है, मतलब प्रॉफिट अर्न करके की है, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो एक्सेस शो करेगा वैल्यू। तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं अनरिलीज्ड प्रॉफिट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटर्मिन करते हैं वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितना है, बचा है। उसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ अनरिलीज प्रॉफिट, जो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज निकाल के देन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं अनरिलीज प्रॉफिट। अनरिलीज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे और जितना प्रॉफिट मार्जिन उसने रखा था वो लिख लेंगे। तो इससे हमारा अनरिलीज प्रॉफिट जो है वो निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं। ये कब करनी पड़ती हैं, जब हमारा एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट पे कोई गुड्स ट्रांसफ़र की। देखो, अगर कॉस्ट पे की होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इस तरह से आप उसको मेंटेन कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आप इसमें प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करके भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हो। उसके बाद में आप कंक्लूजन ऐड कर देना, राइट। तो ये हमारा जो टॉपिक था, मैंने आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। ये है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नए टॉपिक्स करेंगे। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिन्होंने एडमिशन अभी ली है, जिसके अकॉर्डिंग सारा जो नई NEV के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारा सिलेबस जो है इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को शेयर कर देना और अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन।